हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपीजीआईसी लेक्चरर एग्जाम की 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का आज है लेक्चर नंबर 11 और इसके बाद एक और लेक्चर आना है। उसके बाद मॉक टेस्ट पेपर जो है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ अगर आप यूपीजीआईसी के अलावा यूके पीएससी लेक्चरर जैसा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एचपीआरसीए पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो भी आपके लिए ये लेक्चर्स उतने ही यूजफुल होने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इनमें से किसकी मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान सा है, ये बहुत ही चंपू सा क्वेश्चन है, पर यहाँ पर किस बात का चेक हो रहा है कि आपको याद कितना है। मतलब ये जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरीन, ऑयल, इनमें से आपको किसकी स्पेसिफिक हीट याद है तो कर लोगे, नहीं तो छूटेगा, सीधी सी बात है। तो अगर मैं वाटर की स्पेसिफिक हीट की बात करूं तो वाटर की स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो ये आएगा 2400। अगर मैं ग्लिसरीन की बात करूं तो ये भी कितना आएगा 2400। और अगर मैं ऑयल की बात करता हूं तो ये आएगा 1800। तो अब आपको सीधा सा पता है, साफ साफ दिख रहा है कि किसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी। किसकी होगी? वाटर की होगी। तो वैसे भी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वाटर की होती है, अगर लिक्विड की हम बात करें तो। उसके बाद दूसरा हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज़ द डायमेंशन ऑफ टाइम। इनमें से किस कॉम्बिनेशन में डायमेंशन निकल रही है टाइम की। तो एलआर सर्किट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, एलआर सर्किट पढ़ा हुआ है। एक तो तरीका है कि डायमेंशन से चेक करो, दूसरा है कि आपको पता हुआ है। तो एलआर सर्किट में टाइम कांस्टेंट नाम की एक चीज होती है, टाइम कांस्टेंट। तो वो जो टाइम कांस्टेंट है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है एल अपॉन आर। वो किसके बराबर होता है? एल अपॉन आर। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पूछा है इन अ सैंपल ऑफ इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर। यहां पर बात चल रही है इंट्रिंसिक की। तो फॉर इंट्रिंसिक, तो इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए, इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ होल्स के। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। अब देखो आपको ये लग रहा होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, पर पहले सिंपल करेंगे, फिर थोड़े से टफ, मीडियम, मॉडरेट की तरफ जाएंगे, फिर थोड़े टफ क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो धीरे धीरे करके बढ़ेंगे आगे की तरफ। सिंपल क्वेश्चन भी तुम्हें आने चाहिए, जैसा कि मैंने पहले के लेक्चर्स में भी बताया है। नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ हीट विच क्रॉसेज यूनिट एरिया ऑफ मेटल प्लेट ड्यूरिंग कंडक्शन डिपेंड ऑन। क्वांटिटी हीट की वो क्वांटिटी जो कि क्रॉस करती है यूनिट एरिया को। तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि Q अपॉन टी इक्वल्स टू के ए और ये डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर यूनिट एरिया पूछ रहा है, तो इसको आप लिख दोगे ए और यहाँ पर टी लिख दोगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? के डी टी अपॉन डी एक्स, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपको यही पूछा है कि द क्वांटिटी ऑफ हीट विच क्रॉसेज यूनिट एरिया ऑफ मेटल प्लेट ड्यूरिंग कंडक्शन, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो ये जो डी टी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है ये होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टी का मतलब है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट। और ये जो हीट का फ्लो है वो होता है परपेंडिकुलर टू एरिया। मान लो अगर ये प्लेट लगी हुई है, ऐसा मान लो कि यहाँ पर ये प्लेट लगी हुई है, तो जो हीट है वो ऐसे जाएगी इसकी परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर जाएगी। तो यहां पर ये क्या हो गया? ये हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट। और जो ये के है, ये के क्या होता है? ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट, बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स एट शार्प एजेस ऑफ एन ओपेक ऑब्स्टेकल इज नोन एज। जो शार्प एजेस है उसके ऊपर बेंडिंग होना किसकी? लाइट वेव्स की। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? तो वो फिनोमिना होता है, उसको हम नाम देते हैं डायफ्रैक्शन। क्या नाम देते हैं? डायफ्रैक्शन नाम देते हैं। नेक्स्ट है 4 स्फीयर्स ईच ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स ऑन द 4 कॉर्नर। मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और इसके चारों कॉर्नर के ऊपर 4 स्फीयर रखे हुए हैं। एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ये इसकी रेडियस दी हुई है, रेडियस कितनी हुई है? आर है। द 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड बी, यहां से यहां तक इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बी है, यानी कि स्क्वायर की जो साइड है वो बी है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एनी साइड ऑफ स्क्वायर, किसी भी एक साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अगर मैं इसको 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ, इसको 3 बोलूँ और इसको 4 बोलूँ, तो अगर मैं इसके अबाउट निकाल लेता हूँ, इसके अबाउट ऊपर वाली साइड के अबाउट निकालता हूँ, तो सबसे पहला तो ये हो गया कि ये दोनों जो स्पेयर है ये साइड के ऊपर आ गए। तो स्पेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है स्पेयर का, वो होता है 2/5 mr स्क्वायर। कितना होता है? 2/5 mr स्क्वायर। तो ये जो दोनों ऊपर वाले स्पेयर हैं 1 और 2, ये दोनों साइड के ऊपर ही आ गए, है ना। तो साइड के ऊपर ही आ गए, तो इनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना हो जाएगा? 2/5 mr स्क्वायर प्लस 2/5 mr स्क्वायर। और तो यहां पर अपर साइड के लिए, अपर साइड स्पेयर्स के लिए, अपर साइड स्पेयर्स, तो अपर साइड स्पेयर्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कितना हो जाएगा? 2/5 mr स्क्वायर प्लस 2/5 mr स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा? यहां से ये बन जाएगा 4/5 mr स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई है? b हो गई है। तो इन दोनों के लिए क्या लग जाएगी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो फॉर लोअर स्पेयर्स, फॉर लोअर स्पेयर्स के लिए क्या हो जाएगा? एक तो 2/5 mr स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये हो जाएगा mb स्क्वायर। अब 2 स्पेयर है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। तो यहां पर ये क्या बनेगा? ये बनेगा 4/5 mr स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2mb स्क्वायर। तो ओवरऑल आई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 4 और 4 8। ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा? 8/5 mr स्क्वायर और प्लस 2mb स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8/5 mr स्क्वायर प्लस 2mb स्क्वायर, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अ रे ऑफ लाइट मेक्स नॉर्मल इंसिडेंस ऑन द डायगोनल फेस ऑफ अ राइट एंगल प्रिज्म एज शोन इन द फिगर। थीटा की जो वैल्यू है वो है 37 डिग्री और साइन 37 की वैल्यू भी दी हुई है 3/5। द एंगल ऑफ डेविएशन वो हमें बताना है, डेविएशन का जो एंगल है वो कितना होगा। तो रे जो है वो डायगोनल फेस पर इंसिडेंट कर रही है और नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। तो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ पर जो है रिफ्रैक्शन किसी तरह का नहीं होगा, है ना। तो किसी भी तरह का यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। और ये यहाँ पर जब ये आएगी अंदर तो ये वर्टिकली स्ट्राइक, जो इंसिडेंट प्रिज्म के अंदर, ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म उसके ऊपर वर्टिकल फेस कौन सा है? ये वाला। तो वर्टिकल फेस पर जब ये स्ट्राइक करेगी तो किस तरह से स्ट्राइक करेगी? ये एंगल हो गया 37 का, ये हो गया 90 डिग्री का। तो हमें इंसिडेंट एंगल निकालना है। तो इंसिडेंट एंगल कैसे निकालेंगे? तो पहले मैं लिख देता हूं कि रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन hypotenuse, no refraction at फर्स्ट फेज। तो यहां पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो इनसाइड द प्रिज्म, हम बात कर रहे हैं किसकी? इनसाइड द प्रिज्म। तो इनसाइड द प्रिज्म के अंदर इट स्ट्राइक्स वर्टिकल फेस और एंगल जो है वो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। तो ये आ जाएगा 53 डिग्री। कितना आ जाएगा? 53 डिग्री आ जाएगा। क्रिटिकल एंगल अगर हम निकालें तो क्रिटिकल एंगल जो होता है वो होता है साइन सी। साइन सी की वैल्यू होती है 1/μ। तो यहां से साइन सी और म्यू जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 5/3। तो 1/μ का मतलब हो गया 3/5। तो जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना आ गया? 37 डिग्री आ गया। क्रिटिकल एंगल कितना आ गया? 37 डिग्री। और जो इंसिडेंट एंगल है वो है 53 डिग्री। तो सिंस 53 डिग्री इज ग्रेटर देन 37 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स। तो इसका मतलब क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा।
और आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या करेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ आएगी और क्या होगी, एमर्ज नॉर्मली डेविएशन एंगल पर बाहर निकल जाएगी। तो डेविएशन एंगल जो है थीटा, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम, डेविएशन एंगल होता है 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो यहाँ जो थीटा है, थीटा उसकी वैल्यू कितनी है, 37 डिग्री है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 37। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास कितना, 106 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा, 106 डिग्री आ जाएगा। थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन था, है ना। तो ये जो प्रिज्म वगैरह के क्वेश्चन होते हैं या रे ऑप्टिक्स के होते हैं, थोड़े से अजीब से क्वेश्चन होते हैं, इनमें कई बार फंस जाता है, हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज ये फंस जाता है। तो प्रैक्टिस इसमें अच्छी खासी चाहिए होती है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज cot a/2, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन का एंगल पूछा है, हालांकि रेक्टिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, आंसर तो तुम्हारा बी आएगा कैसे, प्रिज्म के लिए फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन 2 और ये होता है साइन ए अपॉन 2। गिवन है आपको, क्या गिवन है, गिवन है म्यू इक्वल्स टू cot a/2। तो यहां से म्यू को लिख सकते हो cos a/2 अपॉन साइन a/2, ये लिख सकते हो, ठीक है। तो साइन ए प्लस डेल m/2 जो लिखा हुआ है यहां पर, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, तो हेंस ये जो हमारे पास लिखा है साइन ए प्लस डेल m/2, तो इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, इसमें मैं फॉर्मूला लगा देता हूं ये वाला, यहां से म्यू का जो फॉर्मूला है ये वाला। तो म्यू cos a/2 है, साइन a/2 है, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, तो ये बनेगा म्यू साइन a/2 और साइन a प्लस डेल m/2, म्यू की वैल्यू ये रख दूं cos a/2 अपॉन साइन a/2 और यहां पर हो गया साइन a/2, तो साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल हो जाएगा। cos a/2 को आप लिख सकते हो 90 माइनस a/2, तो यहां से बनेगा साइन a प्लस डेल m/2 इक्वल्स टू साइन, ये बनेगा 90 माइनस a/2, तो ये बनेगा a प्लस डेल m/2 इक्वल्स टू 90 माइनस a/2। तो डेल m की जो वैल्यू होगी वो होगी 180 डिग्री माइनस 2a। आंसर हमारे पास बी आएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो ये आएगा ऐसे। नेक्स्ट है, सेम लेंथ ऑफ टू आइडेंटिकल वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। दो आइडेंटिकल वायर है, पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। मान लो एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, आइडेंटिकल है, यहाँ पे तो छोटे बड़े दिख रहे हैं, बराबर साइज का बना देता हूँ। तो एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, ये दो आइडेंटिकल वायर्स हो गए, यानी कि इनकी लेंथ भी लगभग क्या होगी, सेम होगी। और उसके बाद इनको किस में जोड़ दिया जाता है, पैरेलल में। ये किसका केस हो गया, पैरेलल का। तो ये किसका केस हो गया, ये हो गया पैरेलल, और ये किसका केस हो गया, ये हो गया सीरीज। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द बोथ द कंडीशंस आर इन द रेशो। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बतानी है हमें कितना होगा। तो पहले केस में मान लो इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसका रेजिस्टेंस R है, तो इसका जो R इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, 2R। और इस केस में जो इसका R इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, R² अपॉन 2R, तो ये कितना हो जाएगा, R/2। फिर हमें बोला है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द बोथ कंडीशंस आर इन द रेशो। तो फॉर H जो होता है, H हमारे पास H होता है V² अपॉन R, और V बराबर IR रखे तो IR ये बन सकता है I² RT, ये भी बनेगा। तो यहां पर आइडेंटिकल वायर है, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द बोथ कंडीशंस आर इन द रेशो ऑफ। तो अगर मैं कहूं कि दोनों की वोल्टेज सेम है, वोल्टेज क्या कर दूं, सेम, और सेम टाइम, तो फॉर सेम वोल्टेज एंड सेम टाइम। सेम वोल्टेज मतलब जितना वोल्टेज यहां पर आ रहा है उतना ही वोल्टेज यहां पर आ रहा हो, तो सेम वोल्टेज और सेम टाइम के लिए
तो एच एस, एस मतलब सीरीज अपॉन एच पी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर पी अपॉन आर एस, आर पी अपॉन आर एस के बराबर हो जाएगा। तो आर पी पैरेलल वाले की जो वैल्यू है वो है आर बाई टू, और आर एस जो है उसकी वैल्यू है टू आर, तो आर से आर कटा तो ये कितना हो गया 1/4। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 1:4। नेक्स्ट, अ पीएन जंक्शन डायोड एज शोन इन फिगर कैन एक्ट एज अ रेक्टिफायर एंड ऑल्टरनेटिंग current source V is connected in the circuit, then the graph of current versus time will be। देखो जब ये पॉजिटिव हाफ में होगा तो पॉजिटिव हाफ में तो ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा क्योंकि ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, और नेगेटिव हाफ में ये क्या करेगा, पोलरिटी चेंज होगी तो ये क्या करेगा, डू नॉट कंडक्ट। यानी कि पॉजिटिव हाफ में करंट को पास होने देगा तो इस तरह का आपके पास साइनोसोडियल कर्व बनेगा, और जब ये नेगेटिव हाफ में होगा तो ये कंडक्ट ही नहीं करने का देगा, तो यहाँ पर इस तरह का सिंपल सीधी लाइन बनेगी। तो ये पहला वाला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इस तरह से जाएगा, ये ग्राफ जो है वो इस तरह से जाएगा, ये ऐसे चला, फिर ये सीधा, फिर ये ऐसे चला, फिर ये सीधा, तो इस तरह का ग्राफ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी। तो ए क्रॉस बी करना है आपको, तो ए क्रॉस बी करो। ए क्रॉस बी करोगे तो यहाँ आई लिख दिया आपने, यहाँ जे लिख दिया, यहाँ के लिख दिया। ये वैल्यू हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 0, ये हो गया 1, ये हो गया p, और ये हो गया -1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई कैप, ये कितना बनेगा, ये -2 -0 माइनस जे करा तो यहां से बनेगा ये -1, और ये हो गया -0। ठीक है, फिर करना है आपको के कैप, तो के कैप करोगे तो ये बनेगा p -2, सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा -2i प्लस जे, और ये के और ये कैप p -2, ये a क्रॉस b आ गया, और ये a क्रॉस b किसके बराबर है, c वेक्टर के बराबर है। c वेक्टर की वैल्यू कितनी है, -2i प्लस 3j और प्लस के कैप, ये वैल्यू है। तो आपको यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा, तो आफ्टर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, तो अगर आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो क्या बनेगा, p -2 की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल हो जाएगी, तो p की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3 के। तो यहाँ जो हमारे पास p की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। नेक्स्ट, पोलरॉइड्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम, तो पोलरॉइड्स जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं, तो पोलरॉइड्स कैल्साइट क्रिस्टल के होते हैं, क्वार्ट्ज के होते हैं, टुर्मलिन के होते हैं, आइडोसल्फेट के होते हैं। तो किसके होते हैं, टुर्मलिन क्रिस्टल के होते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, टुर्मलिन आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रेन हैज अ पीरियड टी व्हेन द ट्रेन इज एट रेस्ट। मान लो ये ट्रेन है, बोगी बना देता हूं, बोगी, तो ये ट्रेन की बोगी है, डब्बा, और यहां पेंडुलम हैंग कर रहा है ऐसे, ये पेंडुलम ऐसे हैंग कर रहा है, तो इसका जो टाइम पीरियड टी है और इसमें कोई बॉब लटक रहा होगा, तो उसका जो मास है वो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड्स नीचे जा रहा होगा। When the train is accelerating with uniform acceleration a, the period of oscillation will be। जब ट्रेन एक्सेलरेट करेगी यानी कि ये a एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, तो ये जो पेंडुलम है किधर जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। सूडो फोर्स लगेगा, तो सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ जाएगा, और यहाँ पर ऐसे फोर्स लग रहा होगा ma, और a किसके ऊपर जा रहा है, mg। तो इसका जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, a इफेक्टिव, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा g² प्लस a²। और हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो होता है 2πL/g, √L/g। तो ये जो टाइम है ये g के प्रोपोर्शनल नहीं है, ये होता है g इफेक्टिव। क्या होता है, g इफेक्टिव होता है। तो यहां से t'/t इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा √g/g इफेक्टिव। तो g इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, ज्यादा हो गई, तो सिंस g इफेक्टिव या g प्राइम इज ग्रेटर देन g, तो सीधी सी बात है t प्राइम जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
तो जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास m स्ट्राइक्स एट अ वॉल एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री with velocity v elastically, the impulse is। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहा है नॉर्मल से, मतलब ये अगर नॉर्मल है तो यहां से जो ये स्ट्राइक कर रही है ऐसे, तो नॉर्मल के साथ ये कितने डिग्री के एंगल पर है, ये 60 डिग्री के एंगल पर है, तो यहां से स्ट्राइक कर रही है। तो इसके कंपोनेंट निकालने हैं आपको। तो एक कंपोनेंट तो इसका ये बनेगा और एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा। तो नॉर्मल कंपोनेंट जो बनेगा, द पार्टिकल ऑफ मास m स्ट्राइक्स ए वॉल एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री विद द वेलोसिटी। तो यहां जो नॉर्मल कंपोनेंट आएगा vn, वो कितना आएगा, वो आएगा v cos 60 डिग्री। तो ये वैल्यू हो जाएगी v/2। और इलास्टिकली हो रहा है तो सेम वेलोसिटी के साथ वो क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। सिंस कॉलिजन इज इलास्टिक, तो जो वी एन प्राइम है वो क्या हो जाएगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, -v/2। तो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा वो आएगा 2mvn। तो 2mvn कितना बन जाएगा, 2mvn की वैल्यू आप डाल दो v/2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा mv। इसमें ये एंगल जो है यहाँ, इसको यहाँ करो आप, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, mv आ जाएगा। नेक्स्ट, अ वायर हैज अ मास 0.3 प्लस -0.003 ग्राम, रेडियस दी हुई है, उसकी लेंथ दी हुई है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी को लिखा रो से m, वॉल्यूम जो है वो कितना होगा, वो होगा πr²l। तो परसेंटेज चेंज डेल रो अपॉन रो, ये कितना हो जाएगा, डेल m अपॉन m, प्लस ये हो जाएगा 2 डेल r अपॉन r, और प्लस ये हो जाएगा डेल l अपॉन l। तो यहाँ डेल्टा m जो है वो कितना है, 0.0003, तो ये होगा 0.003। इसको डिवाइड करो आप 0.3 से, प्लस ये 2 r वाले में 0.005, और इसको डिवाइड करो आप 0.5 से, और l वाले में ये हो जाएगा 0.06, और इसको डिवाइड करो किससे, 6 से। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे डेल रो अपॉन रो, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस ये 2 इंटू 1 प्लस ये कितना बनेगा 1। तो आंसर आपके पास कितना आएगा, 4% आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4%, यानी कि डी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिकल केटल हैज 2 coils, when one coil is switched on it takes 15 minutes to boil water, and when the second coil is switched on it takes 30 minutes. When both the coils are used in parallel then the time taken by the kettle। तो हीट रिक्वायर्ड जो है वो हर केस में क्या है, कांस्टेंट है। तो हीट रिक्वायर्ड जो है वो हर केस में उसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, और उसको मान लिया मैंने h। तो पावर जो है, पावर वो किसके बराबर हो जाएगी, h/t, हीट अपॉन टाइम। तो पहले केस में P1 बराबर हो गया h/15 मिनट्स, दूसरे केस में P जो है वो हो गया h/30, और फिर दोनों को पैरेलल में ऐड कर दिया, तो P जो है वो बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h/15 प्लस h/30। तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो ये आ जाएगा 2h प्लस h, तो ये कितना आ जाएगा 3h/30। तो ये कितना आ जाएगा h/10, h/10। तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम किसके बराबर होगा, h/p। तो h तो एज इट इज कांस्टेंट है, और ये कितना हो जाएगा h/10। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 10 मिनट्स। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 मिनट्स आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट वन वर्टेक्स ऑफ क्यूब। यहां पर एक क्यूब को रख दिया, एक चार्ज को रख दिया। द फ्लक्स थ्रो ऑफ द फेसेस ए बी सी डी से फ्लक्स कितना होगा, एंड HGFE, और HGFE से जो फ्लक्स है वो कितना होगा, वो हमें बताना है। तो यहां इस तरह से रखा हुआ है ये,
ये रख दिया, ठीक है, यहां पर चार्ज रख दिया। तो इसके चारों तरफ क्या बना दो आप, क्यूब बना दो, ताकि ये बीच में आ जाए सेंटर में। तो ऐसे बना दो, एक ये बन गया, ये बन जाएगा, फिर ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे बन जाएगा। तो ये चार इधर होगा और चार ही सामने हो जाएंगे, यानी कि एक बड़ा क्यूब बन जाएगा। तो फाई बिग क्यूब के लिए जो निकालोगे तो वो क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये बड़ा क्यूब कितने से मिलकर बना है, 8 से। तो ईच क्यूब के लिए आंसर कितना आएगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो हर एक क्यूब के लिए फ्लक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 8 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ गई। अब आपको कहां से फ्लक्स बताना है, फ्लक्स बताना है आपको फ्लक्स थ्रू द फेसेस ABCD, HGFE और HGFE। तो अब यहां से आपके पास ये क्वेश्चन बन रहा है एग्जैक्टली। तो यहां पर चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज रखा हुआ है, और ये कौन सा है फेस, H, ये हो गया G, ये हो गया F और ये हो गया E, ये हो गया A, ये हो गया D, ये हो गया B और ये हो गया C, है ना। ये G यहां पर रख लो इसको, तो ये G हो गया, ये G हो गया। तो देखो ये तीन फेस जो हैं ये तो चार्ज से पास हो रहे हैं, ये वाला फेस एक, ये वाला फेस दो, और एक ये वाला फेस सामने वाला। तो ये तीन फेस जो हैं वो तो पास हो रहे हैं जहां चार्ज रखा हुआ है और तीन जो हैं वो उसके परपेंडिकुलर जा रहे हैं। तो एट कॉर्नर थ्री फेसेस पासिंग थ्रू द चार्ज। तीन जो फेस है वो तो कहां पर पास हो रहा है, चार्ज से। और जो तीन चार्ज से पास हो रहे हैं उनका जो फ्लक्स है वो कितना होगा, उनका फ्लक्स निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, एक का है, और तीन जो है उसका हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ये हो जाएगा 24 एप्सिलॉन नॉट, 24 एप्सिलॉन नॉट। और जो बाकी हैं उनसे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बाकी के जो हैं उनसे कितना हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, डी आना चाहिए। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। जो HGFE है, जो जहां से चार्ज पास हो रहा है वहां तो हो जाएगा जीरो, और जो रिमेनिंग वहां से कितना आ जाएगा, वो क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। जो रिमेनिंग है जहां से चार्ज है, जिनके सामने रखा हुआ है, जिनसे चार्ज पास हो रहा है, वहां से तो कितना आएगा, जीरो। और उनके ऑपोजिट में जो है तीन बाकी के बचे, वहां से कितना हो जाएगा, 1/3 कर दो, तो क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट, टू स्लिट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 mm are illuminated by light of wavelength 6500 Armstrong. Interference pattern formed at a distance of 1 meter from the slit. The distance between the third dark fringe and the fifth bright fringe. तो सबसे पहले थर्ड डार्क फ्रिंज का मतलब क्या हो गया, थर्ड डार्क फ्रिंज तो थर्ड डार्क फ्रिंज इसको आपने लिखा y थर्ड डार्क, ये हो गया n+1/2 इंटू बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 बीटा। और किसके लिए, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, तो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए हो गया n बीटा, तो यहां हो जाएगा 5 बीटा। तो इन दोनों में डिफरेंस निकाल लो, तो ये हो जाएगा 5 बीटा माइनस 5/2 बीटा, तो यहां से हो जाएगा 5/2 बीटा। अब आपको वैल्यू निकालनी बीटा की, तो बीटा की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो जो लैम्डा है उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 6.5 इंटू 10⁻⁻7, और कैपिटल डी की वैल्यू 1।
और स्मॉल डी जो है उसकी वैल्यू बनेगी 10 पावर -3। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा 1.5 नहीं 6.5 सॉरी, यहाँ से हमारे पास आंसर बनेगा बीटा का 6.5 इंटू 10 पावर -4, जिसको आप mm में लिखोगे तो 0.65 mm, और ये वैल्यू को हम यहाँ डाल देंगे तो डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी तो 5/2 और 0.65 mm, तो आंसर हमारे पास बनेगा 1.625 mm। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट, अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज मेड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ a convex lens of power 20 diopter and concave lens of power -4 diopter। तो इक्विवेलेंट पावर निकाल लो, तो इक्विवेलेंट पावर P1 प्लस P2, तो ये हो जाएगा 20 - 4 = 16। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/16, डायोप्टर है तो यहाँ आ गया मीटर, और इसको सेंटीमीटर में बदल लो, तो सेंटीमीटर में बदलोगे तो 6.25 सेंटीमीटर, 6.25 सेंटीमीटर। If the distance of distinct vision of the eye is 25 centimeter, the magnifying power of the glass, तो magnifying power D/F, D की वैल्यू 25, तो 25 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 6.25, तो यहाँ से आंसर आया हमारे पास 4। और फाइनल निकालेंगे जो एट फाइनल फॉर नियर इमेज, फाइनल M फॉर नियर इमेज, तो ये जो m है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + D/F, तो 1 + 4, ये आंसर क्या आ जाएगा 5, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन g, प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट c बी चूजन एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन, तो रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब लेंथ की डायमेंशन पूछ रहे हैं, तो लेंथ की डायमेंशन बतानी है आपको। प्लैंक कांस्टेंट जो कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यूनिट आपको निकालनी है डायमेंशन, तो F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन r², तो G जो है वो बराबर हो गया FR² अपॉन m1 m2, तो यहाँ से इसकी यूनिट जो है वो बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg², तो न्यूटन होता है कितना ml2 t मीटर ml t-2, तो यहाँ से G की जो डायमेंशन है वो बनेगी m-1 और L3 और ये बनेगा t-2, ये तो G की डायमेंशन हो गई। इसी तरह से आप प्लैंक कांस्टेंट के लिए लिख लोगे, तो प्लैंक कांस्टेंट की जो डायमेंशन बनेगी वो E बराबर h से बना लो, तो वहाँ से बनेगी ml2 t-1, और लाइट की स्पीड जो है उसकी तो स्पीड का जो यूनिट होगी उससे बन जाएगी, तो LT-1, LT-1, तो लेट L जो है वो इन तीनों से मिलकर बना है, तो L जो है हम मान लेते हैं वो G पावर A और H पावर B और C पावर C है, तो G जो है उसकी वैल्यू लिखो, तो ये हो गया m-1 L3 और t-2, यहाँ पर आ गया A, फिर ये आ गया ml2 t-1 और यहाँ पर आ गया B, और यहाँ पर आ जाएगा LT-1 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 और यहाँ पर आ जाएगा C, और ये बराबर हो रहे हैं L के, तो यहाँ से L बराबर ये कितना बनेगा M, ये बनेगा -A + B, तो M की वैल्यू बनेगी -A + B, और यहाँ तो है ही नहीं, फिर L की क्या बनेगी 3A और +2B और प्लस का C, और T में क्या बनेगी -2A -B और -C, ये बनेगी। अब इनको दोनों साइड कंपेयर करना है, तो आफ्टर कंपेयरिंग तो कंपेयर करोगे तो -A + B किसके बराबर आएगा 0 के, तो यहाँ से A बराबर B हो जाएगा। फिर L के लिए कंपेयर करोगे तो 3A + 2B + C = 0, A बराबर B डालोगे, A बराबर B डाल दोगे यहाँ से, और एक करोगे आप -2A -B -C = 0, तो यहाँ से A बराबर B डालोगे तो यहाँ से आपके पास C की वैल्यू बनेगी -3A, और C बराबर यहाँ पर A बराबर B डाल दो, तो यहाँ A बराबर B, तो ये बन गया 5A और ये बन गया -3A = 0, 0 है कि 1 बनेगा ना, ये 1 बनेगा।
तो ये हो गया 1। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू बनेगी तो 2a इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू हो गई 1/2, a की वैल्यू 1/2, तो b की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1/2 और c की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो a की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 3/2, c की वैल्यू 3/2 आएगी ना, a की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 3/2 और b की वैल्यू 1/2। तो यहां पर लिखता हूं g पावर 1/2, h पावर 1/2 और c पावर 3/2। c -3/2 होगा क्या? हाँ -3/2 होगा, तो c होगा -3/2। ठीक है, तो c होगा -3/2। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारे पास? a आ जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। नेक्स्ट है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया a, प्लेट सेपरेशन d and capacitance C is filled with 3 different dielectric materials having dielectric constant K1, K2 and K3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। पहले तो ये दोनों जो हैं वोल्टेज ऐसा आ रहा है तो ये दोनों सीरीज में लग गए, तो C1 की जो वैल्यू है वो हो गई एप्सिलॉन नॉट K1, एरिया इसका हाफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा a/2 और डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी d/2। तो यहाँ से C1 जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट K1 a अपॉन d, और यही वैल्यू किसकी हो जाएगी C2 की। दोनों किस में लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में लगे हुए हैं तो C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d और ये बन जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। फिर ये वाला जो है ये वाला C थर्ड, तो ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट K3 a/2 और ये डिस्टेंस हो गई d, तो यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K3 a और अपॉन 2d, ये बन गया। अब ये पैरेलल में हो गया अरेंजमेंट, तो C बराबर हो जाएगा C इक्विवेलेंट प्लस C3, ये रिजल्टेंट आ गया। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d तो कॉमन आ गया, ये बनेगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और प्लस ये क्या हो जाएगा K3/2 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? a आ जाएगा, है ना। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कुछ नहीं आया तो आप पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।